स्टूडेंट्स, अब आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। इसके अंदर टेस्ट पेपर 2 में थे। अभी देखिए ये क्वेश्चन बूलियन अलजेब्रा से लिया गया और इसके अंदर इन्होंने पूछा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर वो ए बी सी डी इनमें से कौन सा टोटोलॉजी है। तो आपको सभी को पता है कि इसका टोटोलॉजी तब बनता है जब इसके सब सारी वैल्यू ट्रूथ वैल्यू की जो रिजल्ट है वो सारे ट्रू 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 आ जाए, तो उस केस में जो टोटोलॉजी बनता है वो एक्सप्रेशन। तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है इस क्वेश्चन में कि 1 2 3 4 या तो चारों को चेक करो या फिर थोड़ा सा इसमें आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ऑप्शन डी की तरफ देखें तो यहाँ भी यूनियन वाला वी है, वी एज ए यूनियन वर्क करता है। सेट में यूनियन होता है, यहाँ पे वी होता है जिसको डिसजेक्शन भी बोलते हैं। तो ये भी वी है और ये भी वी। ये नेगेशन का मतलब नॉट के लिए यूज होता है। तो इसके अंदर एक वी, ये भी वी यानी कि तीनों वी नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यूनियन को। तो यूनियन में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यूनियन की ट्रूथ टेबल आपको आती होगी। पर मैं देखिए यहाँ पे शुरू से आपको बताता हूँ, चेक करते हैं सॉल्यूशन। जैसे ऑप्शन डी मुझको चेक करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन डी की मुझे चेक करने के लिए यहाँ पे मैं एक ट्रूथ टेबल डिजाइन करता हूँ बेटा। इसके अंदर देखिए, जब जरूरत पड़ी तब आगे देखें। तो यहाँ पे पी और क्यू दो स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए हम आगे काम करते हैं। दो स्टेटमेंट पी और क्यू लिख लिया। अब इनके कितने केसेस बन सकते हैं? जैसे ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, और यहाँ पे ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स लेते हैं बेटा। तो अब हम ट्रूथ टेबल डिजाइन कर लेते हैं बेटा अपनी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा? देखिए हमने क्या लिया, सबसे पहले ऑप्शन डी को चेक कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहले हमने लिखा पी वी क्यू। पी वी क्यू का मीनिंग क्या है? पी यूनियन क्यू। तो यूनियन का मीनिंग क्या होता है? देखो बेटा, यूनियन आपने पढ़ा हुआ सेट थ्योरी में, सबको याद है इसके अंदर कि अगर ये P है ये Q है तो यूनियन का मीनिंग होता है आइदर इन P और इन Q और इन बोथ, ठीक है। तो अगर एक स्टेटमेंट P ट्रू है और Q भी ट्रू है तो यानी वो एलिमेंट P और Q में से किसी एक में तो जरूर है, और यहाँ तो दोनों में, P में भी है और Q में भी, तो इसका मतलब ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ जाएगी इसकी। अब ये एलिमेंट P में नहीं है लेकिन Q में तो है, इसका मतलब यूनियन में है, और यूनियन में इसका मतलब क्या होगा? ट्रू हो गया। और यहाँ पे देखिए ये P ट्रू है यानी कि एलिमेंट जो P में आता है ट्रूथ वैल्यू उसकी ट्रू है, और यहाँ Q की एलिमेंट क्या है? फॉल्स है। तो इसका मतलब P में तो है, तो इसका मतलब ये भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ जाएगी। इसकी भी ट्रूथ वैल्यू ही बोली जाती है, फॉल्स हो वो भी ट्रूथ वैल्यू बोली जाती है, ध्यान रखना। कभी आप ये सोचे ट्रूथ वैल्यू का मतलब ट्रू है। ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी हो सकती है, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स भी हो सकती है, लेकिन इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू ट्रू क्यों है? क्योंकि इन दोनों में से कंबाइन करें तो एलिमेंट कहाँ होना चाहिए? या तो पी में हो या क्यू में हो या दोनों में हो तो भी चलेगा। तो यानी पी में तो है ना, इससे ट्रूथ वैल्यू उसकी ट्रू आ गई। अब वो एलिमेंट ना तो पी में है ना ही क्यू में है, यानी कि बाहर चला गया, यानी कि ये फॉल्स हो गया। तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे यूनियन वाला केस ही क्यों चेक करा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ट्रू 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 आता है। तो यूनियन तो देखो इन दोनों में था, पर यह कॉमन था। तो कॉमन में क्या होता है, इंटरसेक्शन जब लेते हैं तो दोनों में एलिमेंट आना चाहिए। तो जब ट्रू के साथ फॉल्स आता है तो उसकी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा पहले इसको चेक कर लेते हैं। अब एक नेगेशन ऑफ क्यू भी निकालते हैं। नेगेशन ऑफ क्यू का मतलब उल्टा कर देंगे। अगर इसकी ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे ट्रू है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? फॉल्स हो जाएगी। इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। क्यू का नेगेशन निकाल, नेगेशन मतलब नॉट क्यू एक तरीके से। फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी बेटा इसकी ट्रू, और इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी बेटा ट्रू। ये नेगेशन ऑफ क्यू आ गया। अब हमें आगे क्या निकालना है? तो फाइंड कर चुके। अब हमने कहा पी यूनियन, समझिए इसको, नेगेशन ऑफ क्यू। तो कौन कौन से देखने हैं? एक ये और एक पी के साथ देखना है। इन दोनों को साथ में लेके हमें इन दोनों कंबाइन करना है। अब इनका यूनियन ही लेना है। यूनियन लिया मतलब ट्रू और फॉल्स का यूनियन, फिर से ट्रू आएगा जैसा समझाया था आपको। ये भी क्या आएगा बेटा? दोनों फॉल्स है तो यहाँ तो फॉल्स ही मिलना है। और ये क्या मिलेगा? फॉल्स है, ये ट्रू, ये ट्रू, ये भी ट्रू आ जाएगा। ये फॉल्स है, ट्रू है तो ये भी ट्रू आ जाएगा। अब हमको इन दोनों का यूनियन करना है, यानी वी, यानी इसको और इसको देखना है। केवल ध्यान से देखो, केवल मैं इसको और इसको देखूंगा और कहीं ध्यान नहीं लगाऊंगा। और इनके बीच में मैं लगाता हूँ वी। इनके बीच में कहीं वी है, ये मैं लिख नहीं रहा बार बार। अब इन दोनों के बीच में अगर वी आ रहा है यानी यूनियन आ रहा है, तो ट्रू ट्रू का क्या मिलेगा बेटा? ट्रू। ट्रू फॉल्स का क्या मिलेगा बेटा? ट्रू। ट्रू ट्रू का क्या मिलेगा बेटा? ट्रू। और फॉल्स ट्रू का भी क्या मिलेगा? ट्रू। तो यानी कि ये जो ट्रूथ वैल्यू में सारे ही ट्रू आ गए हैं, इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को टोटोलॉजी बोल सकते हैं। और अगर यहाँ पे सारे फॉल्स आ जाए तो उसको हम फॉलिसी भी बोलते हैं।
ठीक है, तो इससे से आपका क्वेश्चन बेटा हो जाता है। इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें बस यही है कि ये सोचना कि ऊपर के 3 मैंने इसमें चेक नहीं करे और सीधा 4 चेक करा, इसके पीछे केवल आंसर मुझे नो है, ये बात नहीं है। ये बात भी है कि मैंने केवल वी को ध्यान में रखा, यानी यूनियन को ध्यान में रखा और क्वेश्चन जल्दी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम डिटर्मिनेंट्स, और इसके अंदर थोड़ा बहुत आप ये समझ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होने वाला है। तो ये क्वेश्चन इस तरह के कई बार आईआईटी एडवांस में भी आए हुए बहुत साल पहले, लेकिन अब तो ये क्वेश्चन डिटरमिनेंट का, क्योंकि आप इसमें दो एक प्रॉपर्टी लगा लेंगे डिटरमिनेंट की और सॉल्व हो जाएगा बेटा। फिर ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये भी देखना है कि थीटा 0 से लेके π/3 के बीच में ही वैल्यूज को निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले एक चीज नोटिस करो, कहाँ पे दो जीरो बन जाएंगे, एक रो में या एक कॉलम में। तो मुझे समझ में आता है कि अगर मैं यहाँ पे R1 - R2 अप्लाई कर लूँ यहाँ पे भी, तो एक ये भी जीरो हो जाएगा, और एक यहाँ पे कर लेते हैं R2 - R3। तो एक तो अप्लाई किया R1 टेंडिंग टू R1 - R2। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं और ऑपरेशन अप्लाई करते चले जाते हैं। दिस माइनस दिस, ये बेटा 1 बच गया। दिस माइनस दिस, ये बेटा -1 आ गया। एंड दिस माइनस दिस 0 हो गया। फिर एक और अप्लाई कर लेते हैं बेटा, R2 टेंडिंग टू R2 - R3। नो चेंज इन R3, तो इसको तो ऐसे लिख लें R3 को बेटा, R3 में कोई चेंज नहीं है बेटा। साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट इज 1 + 4 cos 6 थीटा। हाँ जी, अब R2 के प्लेस पे लिखना है R2 - R3, ये वाला। तो दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा बेटा 0, दिस माइनस दिस 1, एंड दिस माइनस दिस इज अगेन -1। अब यहाँ पे दो जीरो में एक रो में नहीं मिली है, एक कॉलम में भी नहीं मिली, कोई बात नहीं, अभी एक और ऑपरेशन लगा लेंगे। वैसे ओपन तो यहाँ से करते हो जाएगा, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो एक ऑपरेशन लगा लेते हैं, C1 टेंडिंग टू C1 + C2। तो ये क्वेश्चन अब दिखे लगे कि हो गया, ये 0 हो गया बेटा, दिस प्लस दिस, ये हो गया कितना बेटा 1, एंड दिस प्लस दिस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। तो ये -1 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा, और इनमें C2 और C3 में नो चेंज, क्योंकि C1 में चेंज किया है हमने। तो 0 -1 एंड 1 + cos 4 cos 6 थीटा। तो अब आप देखिए कि मैं क्यों ना इसको फर्स्ट रो से ओपन कर लूँ, तो प्लस माइनस माइनस साइन आएगा तो ये प्लस में ओपन हो जाएगा। तो देखिए अब डिटरमिनेंट को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, तो ये प्लस माइनस ये आ ही रहा था, आपको दिख ही रहा है। तो ये ओपन होने के बाद ये प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 1 + 4 cos 6 थीटा, और 1 × -1, ये +1 = 0। तो ये रिजल्ट आ गया बेटा cos 6 थीटा, इसको 0 पुट करेंगे, cos 6 थीटा = हो जाएगा बेटा ये -½ अब देखिए -½ कब आएगा, सेकंड क्वार्टर में मिल जाएगा आपको -½ पाई माइनस। तो 6 थीटा = पाई -½ कब होता है बेटा π/3 पे, हमने ऐसे कर लेना है बेटा। तो 6 थीटा हो गया 2π/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2π/3, और ये 3 ये रहा बेटा 6 ये रहा, तो 2 3 जा 6 हो गया, तो ये π/बेटा 9 थीटा की वैल्यू आ गई आपकी, विच बिलोंग्स टू 0 to π/3। और आगे वैल्यूज भी निकल सकती हैं, लेकिन वो इससे एक्सीड कर जाएंगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल पे कहूँगा मैं इस क्वेश्चन को, इसको सब स्टूडेंट कर सकते थे। ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए था, इसके आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलने ही चाहिए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखिए क्वेश्चन कैलकुलस से इंस्पायर्ड है, और इस क्वेश्चन में देखिए S1 S2 आर रिस्पेक्टिवली द सेट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो बिल्कुल 12th वाला क्वेश्चन हो, केवल आपसे जानना चाह रहा है कि किन एक्स की वैल्यूज के लिए लोकल मिनिमम होगा, किन एक्स की वैल्यूज के लिए लोकल मैक्सिमम होगा। तो बहुत ही एनसीईआरटी लेवल की प्रॉब्लम है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो देखिए f(x) = उनको गिवन है यहाँ पे 9x⁴ + 12x³ - 36x² + 25 when x is any real number। तो मैक्सिमम मिनिमम f'(x) से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर लेंगे और इजी हो जाएगा। f'(x) कितना हो गया 9 × 36x³ + 36x² - 36 दूनी 72x, ये तुम्हारा 25 बच गया, 36 बाहर भी आ रहा है और x ही बाहर आ रहा है बेटा, ये कितना बच गया x²
ये बेटा आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड -2। तो आप फैक्टर देखिए एक्स प्लस 2 एंड एक्स -1। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप इस क्वेश्चन को इजीली चेक कर पाएंगे। तो रियल लाइन ड्रॉ कर लिया, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है बेटा, -2, 0 एंड 1। तो यहाँ से 1 से आगे एक नंबर रख के देख लीजिए, 2 रखा तो पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, 2 रखेंगे तो बेटा पॉजिटिव बनेगा, 2 रखने पे 4 बनेगा पॉजिटिव, 2 रखने पे ये भी 1 बनेगा तो पॉजिटिव। तो इसके बाद आप चेक कर लीजिए, ये इस तरह से साइन आपको मिल जाएंगे। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप जानते हैं अगर एफ डैश एक्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो यहाँ पे लोकल मिनिमा आ जाएगा बेटा। और एफ डैश एक्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, याद रखना लेफ्ट टू राइट चलना, राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट। पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे लोकल मैक्सिमा हो जाएगा बेटा। और फ्रॉम फिर अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे तो यहाँ पे भी इस पॉइंट पे लेफ्ट टू राइट जाने पर आपको लोकल मिनिमा मिलेगा। तो देर आर 2 लोकल मिनिमा, एक तो -2 पे 1 पे ये रहा, और 0 पे लोकल मैक्सिमा। तो इसका ऑप्शन ए ट्रू हो गया बेटा। तो ये तो बिल्कुल 12th लेवल की प्रॉब्लम है। ठीक है, बस क्वेश्चन को S1 S2 कुछ इस तरह दे दिया है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बना दी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री से इंस्पायर्ड है और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन का इसके अंदर थोड़ा यूज करना पड़ेगा आपको। चलिए बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा था, पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा एंड थीटा बिटवीन 0 to पाई सच दैट साइन थीटा साइन 4 थीटा साइन 7 थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू बतानी हो 0 पाई के बीच में। लीजिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये बेटा साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 7 थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए मैं इन दोनों को एक साथ लूंगा साइन सी प्लस साइन डी लगाने के लिए, क्योंकि थीटा प्लस 7 थीटा अपॉन 2 आपको 4 थीटा मिल जाएगा। ये रीज़न है कि मैं इन दोनों साथ में ले रहा हूँ। तो ये बनेगा 2 साइन 4 थीटा एंड कॉस दिस माइनस दिस 6 थीटा बाई 2 यानी 3 थीटा। और ये साइन 4 थीटा मैंने बेटा यहाँ पे लिख लिया इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया बेटा, साइन 4 थीटा, ये हो गया 2 कॉस 3 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिली, एक तो साइन 4 थीटा इक्वल टू 0 और एक रिजल्ट मिला बेटा कॉस 3 थीटा, 0 पुट करने बेटा -हाफ। अब देखिए जब साइन 4 थीटा को आप 0 रखेंगे तो साइन थीटा कब 0 होता है बेटा, एन पाई पे, यानी कि 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे। और 4 पाई लेना बेकार है, चलो फिर भी लिख के दिखाया था आपको। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 भी लेना बेकार ही था क्योंकि 0 से 4 से डिवाइड करेंगे तो पाई/4, फिर बनेगा बेटा पाई/2, फिर आप 3 पाई/4 और अगला बनेगा बेटा इसमें 4 से डिवाइड करें पाई। तो ना तो पाई इंक्लूड करना है यहाँ पे देखो, और ना ही हमें 0 इंक्लूड करना। तो पाई/4 पाई/2 और पाई/4, देखो यहाँ देखो पाई/4 भी है, पाई/2 भी है और 3 पाई/4 भी है। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे भी है, लेकिन अभी तक इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो बी या सी, क्योंकि इसके अंदर भी पाई/4 है। ठीक है जी, और पाई/2 भी आई थिंक इसमें है ना, और ये 3 पाई/4 भी है। तो अब तक दो ऑप्शन पे निगाह हमारी जाती है, लेकिन अब यहाँ पे आके आपको इनमें से एक ही रह जाना है। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू -हाफ, तो कभी नेगेटिव वैल्यू निकालें तो कॉस नेगेटिव कहाँ पे होता है बेटा, कॉस नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कॉस इससे 3 थीटा की वैल्यू जो मिलेगी बेटा, वैसे हाफ कब होता है पाई/3 पे, तो पाई/3 तो नहीं होगा, पाई/3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू +हाफ वाली, लेकिन मुझे नेगेटिव पहुंचाने के लिए पाई/3 को दिमाग में रखूंगा अपने कि पाई/3 रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन वो +हाफ के लिए वैल्यू होती थी। लेकिन इन दोनों क्वाड्रेंट में जैसे ही जाऊंगा तो -हाफ बन जाएगी। तो पहली वैल्यू बनाई मैंने बेटा पाई/पाई/3, दूसरी वैल्यू बनाई बेटा पाई प्लस पाई/3। ठीक है, और बनाना है तो फिर 2 पाई, फिर 3 पाई माइनस पाई/3, अगला 3 पाई प्लस पाई/3। अगर जरूरत पड़ती है तो मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे हमारा 3 थीटा क्या आ गया बेटा 2 पाई/3, इसको सॉल्व किया तो 4 पाई/3, इसको सॉल्व किया तो 9 माइनस 1 8 पाई/3, और ये हो जाएगा 9 10 पाई/3। तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी मुझे लग रहा है पाई से। तो थीटा फाइंड कर लेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 पाई/9, 4 पाई/9, 8 पाई/9, ये भी अभी पाई से कम है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है,
लेकिन ये 10 पाई/9 ये मोर देन पाई हो जाएगा, तो ये एक्सक्लूड करना पड़ेगा। आप देखिए 2 पाई/9 है, यस सर ये रहा, और 4 पाई/9 है, 4 पाई/9 यस सर ये रहा, और 8 पाई/9 है, यस सर ये रहा 8 पाई/9। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो बेटा C2 हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस वैल्यूज जल्दी से निकालनी आनी चाहिए, तो स्पीड अगर अच्छी होगी तो इस क्वेश्चन को हम जल्दी कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में भी आपको पॉजिटिव मार्क्स लेने चाहिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बेटा। ये देखिए बेटा क्वेश्चन, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है बेटा, और प्रॉपरली कॉम्बिनेशन बेस्ड है। हमारे कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस काफी बनते हैं, तो पहले इसको रीड कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन, यानी कहीं पे चलो सॉल्यूशन भी साथ साथ हो जाएगा इसमें, तो प्लॉट कर लेते हैं क्वेश्चन को। 12 क्वेश्चन है टोटल, एंड ही हैज टू रिक्वायर्ड टू आंसर 6 क्वेश्चन, यहाँ से 6 का आंसर देना है, विच आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और पार्ट ए एंड पार्ट बी, ईच कंटेनिंग 6 क्वेश्चन। इसमें भी 6 क्वेश्चन है बेटा, और इसमें भी 6 क्वेश्चन है, और उसे 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना। देखो ये पहले ही उस लाइन में बोल दिया है, आंसर है रिक्वायर्ड टू आंसर 6 क्वेश्चन। अब वो कहता है एंड ही और शी इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट मोर देन 4 क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ द पार्ट। यहाँ से 4 से ज़्यादा नहीं कर सकता क्वेश्चन। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही और शी कैन मेक अप हिज और हर चॉइसेस फॉर 6 क्वेश्चन। तो टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि और 4 से ज़्यादा आप कर नहीं सकते। तो मान लीजिए मैं 4 क्वेश्चन यहाँ से लेता हूँ, केस 1 अगर मैं बनाऊँ, 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ से करे, तो यहाँ से मुझे कितने करने पड़ेंगे बेटा? 2। टोटल 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल 6 ही करने। या फिर मैं यहाँ पे 3 करूँ इससे सेट ए से, तो सेट बी से मुझे करने पड़ेंगे 3, और एस फिर यहाँ पे मैं 2 लूँ, तो बेटा मुझे यहाँ से कितने करने पड़ेंगे? 4। और इससे आगे चल नहीं सकता कि एक यहाँ से लूँ 5 यहाँ से लूँ, तो उसने कहा ही यहाँ पे कि मोर देन 4 क्वेश्चन आपको लेने नहीं, किससे परमिट नहीं करते। तो एक तो केस ये बना बेटा, और इन तीनों केसेस को हम ऐड कर देंगे। तो बेटा यहाँ से लेते हैं 4 क्वेश्चन, तो 6C4, अभी 4 क्वेश्चन करें, और 6 में से 2 यहाँ से करने, तो 6C2 से और मल्टीप्लाई करेंगे। अब टोटल 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 1 टाइप केस खत्म हो गया। प्लस अब टाइप 2 पे या की आवाज आती है ना अपने आप, क्या इधर दिस और दिस, यहाँ पे और की आवाज आती है, और मतलब या हिंदी में। फिर यहाँ से बेटा 6C3, 6 में से फिर 3 करने, इंटू यहाँ से भी 6C3, प्लस यहाँ से करते करने बेटा 6C2 इंटू 6C4। तो आप देखिए ये तो आपकी कैलकुलेशन क्या बन गई बेटा? ट्वाइस ऑफ इट। तो ट्वाइस ऑफ इट, इन दोनों को तो ऐड कर लेंगे एक साथ, तो सेम कैलकुलेशन है। 64 कितना बनेगा? 62 के बराबर, तो 6 इंटू 5, 1 इंटू 2, और 62, फिर वही 6 इंटू 5, 1 2, क्योंकि 64 62 के इक्वल होता है, आपको पता होगा NCR इक्वल टू NC n-r वाले फॉर्मूले से। इसका ट्वाइस क्यों कर देंगे? दोनों कैलकुलेशन सेम है। 63 क्या होता है? 6 5 4 1 2 3, और ये भी बेटा 6 5 4 1 2 3। तो आप देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3, तो 3 पंजे 15 और 6 पंजे 30, ये हो गया बेटा। प्लस देखिए अब तो कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। प्लस 3 2 6, ये खत्म, और 3 2 6, ये खत्म, तो ये 20 20 400 ही हो गया। ठीक है जी, तो 400 ही हो गया, और 15 45, 450 हो गया, तो 850 रिजल्ट हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी, 11th लेवल की प्रॉब्लम थी, और इससे मार्क्स हमें पॉजिटिव मिलने चाहिए समझता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखिए ये क्वेश्चन स्टैटिक्स है आपका, और इसके अंदर सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, यानी एन की वैल्यू क्या है बेटा आपकी? 7। सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। 7 ऑब्जर्वेशन आर 8 एंड, तो मीन तो बेटा 8 हो गया, स्टैंडर्ड ये वेरिएंस दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर होता है, ये आपका हो गया बेटा 16। इफ 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर, 5 ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 दे रखी है, तो प्रोडक्ट ऑफ ये रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन वो चाह रहा है, यानी कि अलग अलग नहीं निकालनी, उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो उन ऑब्जर्वेशंस को हम लेट कर लेते हैं एक्स और वाई। तो सबसे पहले मीन को यूज करने, मीन क्या होता है बेटा? सब ऑब्जर्वेशन का सम कर लेते हैं इसके अंदर, और नंबर ऑब्जर्वेशन से हम इसके अंदर क्या कर देते हैं बेटा? डिवाइड। तो एक ऑब्जर्वेशन एक्स लेट करी, एक ली वाई हमने, अपॉन क्या आएगा बेटा? 5 तो ये है, 2 4 5, और 2 ऑब्जर्वेशन आपने ऐड करी, तो 7 आएगा बेटा, 8 हो गया।
तो ये x प्लस वाई, इसको ऐड कर लेते कितना बनेगा बेटा, ये हो गया 26, 10 36, 3606 हो गए 42, और ये 7 अट्ठे हो गए 56। तो x प्लस वाई आ गया बेटा 56 माइनस 42, तो x प्लस वाई आ गया बेटा 4, और ये 1 14 आ गया बेटा x प्लस वाई। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, आगे की इन्फॉर्मेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन जो स्क्वायर है वेरिएंस है वो बेटा 16 के इक्वल है। ठीक है, इसको भी लेते हैं, क्या कहता है देखिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, या वेरिएंस का स्क्वायर क्या होता है बेटा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो सीधा सीधा हमें सारी वैल्यूज के अंदर गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या देखे, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर क्या दे रखा है आपको, सीधा 16, तो ये तो 16 यूज हो जाएगा। और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर में ये सारे स्क्वायर हमें करने पड़ेंगे, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एन, एन कितना है बेटा 7 ऑब्जर्वेशन टोटल, माइनस मीन क्या है हमारा, मीन 8 था ना, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है 8 का स्क्वायर। तो आप देखिए 16 तो ये रहा, प्लस यहाँ से आके इधर 64 भी ऐड हो जाएगा, इक्वल टू कितना बन गया ये, अभी ऐड करना पड़ेगा बेटा 16 और 16 4 20, तो ये हो गए प्लस, और ये हुआ बेटा 144 और 100 यानी कि 244, और 14 का स्क्वायर हो गया 196, तो जितना कर लेते बाद में कर लेंगे और चीज़, अपॉन 7 ये और आ गया बेटा। अब इसको आगे ले जाते हैं यहाँ पे, तो ये तो हो गया बेटा 6 4 10 कैरी 1, और ये हो गया 80, इधर से 7 इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, और इसको फिर ऐड कर लेते हैं, ये बन रहा है 196 244 एंड 20 है ना, 16 और 4, तो ये हो गया 6 4 10 कैरी 1 10, और 6 16 का 6 कैरी 1, और ये हो गया 2 2 4 460 ही हो गया बेटा। तो 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ जी 7 8 56 560 ये हो गया, 460 ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए बेटा एक क्वेश्चन हमारे पास ये बन गई एक्स और वाई में, और एक क्वेश्चन ये बनी, तो यहाँ से सीधा ये नहीं कि एक्स वाई सॉल्व करने लगे, मुझे लगता है कि हम एक आइडेंटिटी का यूज करके, आप प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन मांगा है उसने, तो एक आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको कर पाएंगे इजीली। देखिए होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बेटा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो बताइए x प्लस वाई 14, 14 का स्क्वायर 196 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100 हो गया बेटा, 2xy आ गया। तो इधर सब टाइट कर देंगे, 100 को ले जाकर कितना बच जाएगा बेटा 96 इक्वल टू 2xy। तो xy की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी बेटा 96 अपॉन 2, तो 2 4 जाए तो 2 8 जा 16, तो ये xy 48 आपका रिजल्ट बनता है। देखिए पीछे चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा है 48, यस ऑप्शन नंबर सी है बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा आपके 75 क्वेश्चन हो गए, और ये क्वेश्चन भी घूम फिर के आता रहा है जेईई मेन में कई बार, और स्टैटिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, तो हमें इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए। चलिए बेटा, थैंक्स, नमस्ते बेटा।